वेलकम टू प्रखर अकेडमी। आपका स्वागत है आपके चैनल में। 2 दिन तबीयत खराब रहने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज हम शुरू कर रहे हैं अपने मोटिवेशनल थॉट के साथ। डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ क्रिएट इट। आप समझ ही रहे होंगे अभी तक जितना जीवन आपने जिया है, और उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कोई भी थाली में लगा करके आपको जो है वो नहीं देने वाला है आपकी जॉब या आपके लिए अपॉर्चुनिटी। यू हैव टू क्रिएट इट। आपको अपॉर्चुनिटी में बदलना है, किसी भी परिस्थिति को इस तरह से ढालना है कि जिससे कि वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो बॉलर तो अपने हिसाब से ही चाहता है कि वो विकेट ले, लेकिन बैट्समैन का होता है कि बैट्समैन क्रीज का कैसे इस्तेमाल करता है और वो उस बॉल को जो उसका विकेट ले सकती थी उसे 4 या 6 में बदलता है। चलिए खैर, इसी को कहते हैं प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में बदलना। चलिए खैर, हमारा शुरुआत होता है पहले प्रश्न के साथ। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, जिसे हम नेशनल डॉक्टर्स डे कहते हैं, जो आज ही का दिन है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। मनाया क्यों जाता है? 1 जुलाई को जो भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर विधान चंद्र रॉय हैं, उनका जन्म दिवस 1 जुलाई रहा है। ठीक है, और वो पश्चिम बंगाल के थे और पश्चिम बंगाल के पहले, नहीं सॉरी, सेकंड वो मुख्यमंत्री बने। उनकी मृत्यु भी 1 जुलाई को ही हुई थी। और आपको आपको ये जानकर के मतलब खुशी होगी कि 1961 में डॉक्टर विधान चंद्र राय जो थे, उन्हें उनके कार्यों के लिए, उनके योगदान के लिए भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, उन्हीं की याद में, उनके जो वर्क्स थे उनके लिए, उनके कार्य के लिए नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, थीम क्या है? एक निष्पक्ष एवं स्वस्थ विश्व का निर्माण करना। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से किस संस्था को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दिल्ली मेट्रो, डीएमआरसी। दिल्ली मेट्रो विंस द आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2020। द दिल्ली मेट्रोज फेज 1, 2 and 3 project have received the Japan Society for Civil Engineers, ये आपका abbreviated form है, JSCE, Outstanding Civil Engineering Achievement Award for 2020. The Delhi Metro project was dubbed a high quality infrastructure development project by JSCE. तो यानी उन्होंने देखा कि दिल्ली मेट्रो अपने आप में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, और उसको, उसके जॉब्स को एक्सीलेंट मानते हुए इस संस्था ने, जापान की संस्था ने उसको ये अवार्ड दिया है। In its award note, the JSCE said the Delhi Metro's project raised awareness of safety and efficiency at the construction site in India, while also providing the residents with safe, secure, and comfortable transportation. This award is given to the highly selective project, showcasing the advancement of the civil engineering technology across the world. The Delhi Metro civil engineering achievement over the last 2 decades have received the global recognition and have been recognized by the prominent international organizations. Earlier, the Delhi Metro's phase 1 implementation was raised excellent, जैसा मैं बता चुका हूं आपको, in a post evaluation study conducted by the Japan International Cooperation Agency, which is known as the JICA. The study rated the Delhi Metro's project execution capability at 3, जो बहुत ही अच्छी ग्रेड मानी जाती है, the highest possible grade, indicating that the DMRC's performance was excellent. Since its inception, यानी शुरुआत से ही, the Delhi Metro has been closely associated with Japan. The JICA was supported all phases of the Delhi Metro's project, including the current phase 4 project, by providing the excellent value added activities such as the knowledge assistance by the introducing Japanese innovative technologies and mindsets of safety and innovation, unique work culture, technical cooperation, and DMRC capacity building. The unwavering support of the Japan, यानी बिल्कुल अलग हटके जो सपोर्ट हुआ है जापान की इस कंपनी का, जीका का, एंड द इंडिया ऑफिस हैज एडेड द Delhi Metro's transformation into the global shining example of the urban mass transit. यानी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस तरह से यातायात के लिए जो डेवलप किया गया, जिसमें सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखा गया। चलिए खैर, अगले प्रश्न के साथ आते हैं। डीआरडीओ ने
अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। जैसे मैं बता चुका हूँ, 2 दिन से मैं नहीं डाल पा रहा हूँ वीडियोस, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मुझे शामिल करने ही हैं। तो ये कहाँ पर हुआ है? जो आपका अग्नि प्राइम है ये हुआ है ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य में आपको पता होगा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के बारे में आपको पता ये भी होगा कि पहले इस द्वीप का नाम क्या था। तो प्लीज़ अगर मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखें तो अच्छा लगेगा। चलिए खैर मैं बता देता हूँ, वो व्हीलर द्वीप था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आप देख सकते हैं अग्नि प्राइम के बारे में। चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक है। गवर्नर है गणेशी लाल। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में कि ये जो मिसाइल है, क्योंकि आपसे यही सब पूछा जाता है, उसके कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक गलत दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा गलत है या कौन सा सही है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट द टेस्ट फायरिंग ऑफ अ न्यू मिसाइल ऑफ अग्नि सीरीज नॉन एज द अग्नि प्राइम. It is off the coast of Odisha on Monday, said government sources. यानी 2 दिन पहले की बात है, 2 या 3 दिन पहले की बात है. India successfully carried out the test firing of a new missile of Agni series known as the Agni Prime at 10:55 a.m. Monday के दिन. Off the coast of Odisha, the new nuclear capable missile. देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी ये आपका परमाणु हथियारों को ले जाने की क्षमता रखती है. इज फुली मेड अप ऑफ कंपोजिट मटेरियल एंड इट वाज अ टेक्स्ट बुक लॉन्च. यानी बिल्कुल वही जैसे किताबी शॉट की बात करते हैं ना, राहुल द्रविड़ के बारे में कहते थे या फिर सचिन तेंदुलकर के बारे में, यानी किताब में जैसे लिखा है डिट्टो उसी तरह का शॉट लेना. तो सेम है मिसाइल के लिए जो ट्रेजेक्ट्री पाथ रखा गया और जिस तरह से वो होना चाहिए था, वो उसने बिल्कुल उसी तरह से वर्क किया है. As per the research and the development organization which is known as DRD officials, the Agni Prime is a new generation advanced variant of the Agni class of missile. It is canisterized missile with a range capability. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रेंज पता आपको होना चाहिए. Between the 1000 to 2000 kilometer. Various telemetry and radar stations positioned along the eastern coast tracked and monitor the missile. It has followed the textbook trajectory, meeting all mission objectives with a high level of accuracy, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है. देखिए ट्रेजेक्ट्री का पाथ हल्का सा भी दाएं बाएं हुआ, जरा सा भी कैलकुलेशन इधर उधर हुआ, तो वो टारगेट की बजाय कुछ और जो है वो हिट कर देगी. अगला प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसे हम कुडनकुलम कहते हैं वो हाल ही में चर्चा में है. तो इसका उत्तर है, ये तो आप देख सकते हैं कि जो आपका कुडनकुलम का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है वो ऐसा है. और इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. रशिया के सहयोग से बना था, आपको पता हो तो. रशियाज रोस्तम इज स्केड्यूल्ड टू कंस्ट्रक्ट द 6 यूनिट ऑफ VVR 1000 लाइट वाटर रिएक्टर्स एट द कुडनकुलम. ठीक है, तो कुडनकुलम में जो ये बने हैं ये आपके 1000 कैपेसिटी में है. यहाँ पे एक्चुअली 6 यूनिट हो जाएंगी और हर यूनिट का जो कैपेसिटी है वो कितना है, 1000 मेगावाट है. Construction of the Unit 5 of the Kudankulam Nuclear Power Plant KNPP began on Tuesday with a formal ceremony of mark the first concrete pouring into the foundation plate of reactor building. मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अभी हाल ही में देखिए वहाँ पर आपको पता होगा कि कुडनकुलम जो है आपका पावर प्लांट, तो उसमें आपका हैकिंग भी हुआ था और वो भी एक बड़ी न्यूज़ है, पर टाइम नहीं है अभी, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं अभी. The concrete pouring of the commemorated the official commencement of main stage of the nuclear power plant stage 3 construction. The Russia Rostom State Nuclear Corporation said in a statement due to the epidemiological restrictions. भाई आपको पता है पेंडेमिक है और उस वजह से क्या हुआ है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहे हैं, तो सेरेमनी को बहुत छोटा रखा गया हुआ. द सेरेमनी वॉज हेल्ड वाया द वीडियो कॉन्फ्रेंस इट स्टेटेड. और थोड़ा सा हिंदी भाषी भी पढ़ लें इसको. कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वीं और 6ठी इकाई का निर्माण कार्य प्रारंभ होने के कारण ये चर्चा में है. बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य 2026 से 27 के बीच में खत्म हो पाएगा. और कुडनकुलम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तमिलनाडु राज्य में स्थित है, पता ही होगा आपको. परमाणु ऊर्जा संयंत्र की प्रत्येक इकाई की क्षमता कितनी है, 1000 मेगावाट है. कुडनकुलम जो परमाणु बिजली घर है KNPP की जो 5वीं इकाई है उसके लिए निर्माण कार्य मंगलवार को शुरू हो गया. और जो आपकी रूसी कंपनी है रोसटॉम, इसने कहा कि सबसे पहले रिएक्टर भवन का निर्माण किया जाएगा. और रूसी कंपनी के एक बयान में ये भी कहा गया कि 29 जून को
एक आधिकारिक समारोह आयोजित किया गया था जिसमें कि कुडनकुलम बिजली घर के लिए रिएक्टर भवन की नींव में पहली कंक्रीट डाला गया। बता चुका हूँ मैं इसको। अटॉर्नी जनरल, ये थोड़ा शॉर्ट रखा है मैंने, अटॉर्नी जनरल के बारे में सभी जानते होंगे। यानी आप ये समझ लीजिए जैसे कोई क्या कहते हैं उसको, कोई बंदा है और वो क्या है, वो विक्टिम है, ठीक है। तो जो विक्टिम होता है तो वो एक्यूज्ड के प्रति जो केस लड़ता है उसमें ये होता है कि जैसे अगर उसके पास पेमेंट नहीं है तो उसे सरकारी वकील मुहैया होता है, सरकारी वकील उसके लिए केस लड़ता है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ये जो है ये सरकारी वकील का जो काम है, सेम काम सरकार के पक्ष को रखने का है। भाई जैसे एक आम आदमी के ऊपर कोई केस होता है, कोई एंटिटी है उसके ऊपर केस होता है तो वो उस केस को लड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, जो सरकार है, सरकार के सभी पक्ष रखने का कार्य जो है वो कौन करता है, वो करते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल, जो अभी कौन है, के वेणुगोपाल है। उनका कार्यकाल अभी बढ़ाया गया, पहले भी बढ़ाया जा चुका है और अब ये कितने समय के लिए बढ़ाया गया, 1 वर्ष के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, 29 जून को। ड्रैगन मैन या होमोलोंगी क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ड्रैगन मैन अभी सुना होगा आपने हाल ही में कि एक आदि मानव वाली जो खोपड़ी है वो मिली है हमें। और उतना नहीं बताता हूँ कि होमो इरेक्टस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की पूरी कहानी, आप यहाँ पे आइए। हाल ही में चीन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के हार्बिन शहर में 1,46,000 वर्ष से भी पुरानी एक विशाल काय मानव खोपड़ी खोजी गई थी, जिसे क्या नाम दिया गया, बटोवियस है, वो थोड़ा सा एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है तो उसको ड्रैगन मैन या होमोलोंगी नाम दिया गया। और ये चीन के हेलोंगजियांग प्रांत में लोंगजियांग या ड्रैगन नदी से लिया गया है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। आईसीसी T20 का विश्व कप आयोजन कहाँ होगा, सिंपल क्वेश्चन, इन्फॉर्मेटिव है, यूएई में। एनर्जी कॉम्पैक्ट लक्ष्य की घोषणा करते हुए एनटीपीसी ने 2032 तक कितने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, तो ये रखा गया है 60 गीगावाट। इसे डिटेल में मुझे बताना था लेकिन नहीं बता पा रहा हूँ, समय नहीं है अभी। अगला प्रश्न आता है, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की जो 100वीं जयंती है वो कब मनाई गई, तो ये मनाई गई 28 जून को मनाई गई। मैं आपको बता देता हूँ, ये कहानी है 1991 टू 1995, आई थिंक 1995 के आसपास तक इनका था या 96 तक रहा हुआ। 96 में खैर अटल बिहारी जी आए थे, फिर उसके बाद चलिए छोड़िए। खैर मैं आपको ये बता दूं, ये पीरियड वो था उदारवाद का, लिबरलाइजेशन का जो प्रोसेस है 1991 से शुरू किया गया, ठीक है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है। और यहाँ पे बहुत अच्छा रोल रहा था आपके क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर का हमारे, और इन्होंने उन्हें काफ़ी छूट दी थी और एक अच्छा काल माना गया था। काफ़ी प्रॉब्लम्स के बाद 91 टू 95 96 जो भी काल रहा था, ये काफ़ी अच्छा समय माना गया प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का, ठीक है। खैर इसकी 100वीं जयंती मनाई गई, कब मनाई गई, 28 जून को मनाई गई है। तीरंदाजी विश्व कप में क्या हुआ था, 3 स्वर्ण पदक जीत करके हैट्रिक लगाने वाले भारतीय तीरंदाज कौन है। आज खैर सबके पास ये न्यूज़ होगी क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ, तो ये दीपिका कुमारी है। दीपिका कुमारी ने रूस की जो ओसीपोवा है उसे हरा करके एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतने का एक कीर्तिमान बनाया। ये प्रतियोगिता कहाँ हो रही है आपको पता ही होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई, जिसमें तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की दीपिका कुमारी के द्वारा हैट्रिक पूरी की गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ शायद डिटेल लिखा हुआ है, चलिए थोड़ा बता देता हूँ आपको। पीसी महालनोबिस के बारे में पता ही होगा, उन्हें माना जाता है क्या, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। अगर किसी ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो उसे पता होगा कि प्लानिंग करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपका स्टैटिस्टिक्स। पूरा डेटा बेस्ड है, यानी डेटा का पूरा इवैल्यूएशन करना, किस तरह से डेटा को संसाधित करना है और उससे बेस्ट सॉल्यूशंस निकालने, नई नई पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो पीसी महालनोबिस जो हैं तो उन्हीं की याद में ये आपका मनाया जाता है। तो थोड़ा जान लेते हैं इनके बारे में। एवरी डे जून 29 इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल स्टैटिस्टिकल डे in our country to celebrate the public awareness about the importance of the statistics in socio-economic planning and the policy formulation, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2033 यानी 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने की योजना कौन बना रहा है, तो जी ये योजना बनाने वाला कौन है, जी चाइना है, ठीक है। कौन है, ये चाइना कर रहा है। अब अगला प्रश्न आता है उसके बाद,
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? इंपॉर्टेंट है ये भी। मिनेश शाह। मिनेश शाह ने अध्यक्ष एनडीडीबी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। 25 जून सन 2021। आनंद, आनंद सबको पता हो, गुजरात में एक प्लेस है जो फेमस है किसके लिए, दूध के उस ब्रांड के लिए जो सबकी ज़बान पर है। श्री मिनेश शाह, कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी ने 1 जून 2021 को 6 महीनों तथा अगले आदेशों तक अध्यक्ष एनडीडीबी का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अध्यक्ष एनडीडीबी के रूप में सुश्री जो वर्षा जोशी हैं, उनका कार्यकाल कब खत्म हो रहा है? 31 मई 2021 को समाप्त हो रहा है और हो गया है। और श्री शाह ने जो सेठ एमसी कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस है, आनंद कृषि विश्वविद्यालय के रूप में जिसे जानते हैं, वहाँ से बीएससी की डिग्री प्राप्त की थी। और इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, जिसे इरमा कहा गया, उससे ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर की उपाधि ली, यानी पीजी किया। उनका डेयरी सेक्टर के अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास, परियोजना मूल्यांकन एवं वित्त, सहकारिता सेवाओं तथा हाल ही में समाप्त हुई विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय जो आपकी योजना थी, राष्ट्रीय डेयरी योजना, जिसे हम एनडीपी 1 के रूप में जानते हैं, के प्रबंधन का 35 वर्षों का एक व्यापक अनुभव है। यह एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज एनडीएस और आईडीएमसी लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसे एनसीडीएफआई भी जानते हैं, मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड इत्यादि के निदेशक मंडल के रूप में वो शामिल रहे हैं। और वो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ, जिसे आईडीएफ कहा जाता है, उसकी भारतीय राष्ट्रीय समिति, जिसे आईएनसी कहा गया, के सदस्य सचिव रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ, जिसे आईडीएफ कहते हैं, उसकी डेयरी पॉलिसी और इकोनॉमिक्स पर भी स्थायी समिति के सदस्य रहे हैं। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसे अंत तक देखा। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर कंटेंट पसंद आता तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव ए गुड नाइट।